बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उमर रियाज साहब और मैं दोबारा आपके पास हैं और हमेशा की तरह एक नई किताब के साथ और आप लोगों से आज डिस्कस करेंगे। तो जो आज की किताब है वो हार्ड कापी उसकी मिल नहीं सकी। तो पहली दफ़ा हम कोई ऐसी किताब कर रहे थे जिसकी ना मेरे पास हार्ड कापी है ना उमर साहब के पास थी। तो हमने सॉफ्ट कापी लेके जो है वो उसको प्रिंट किया और उसको पढ़ा। तो किताब का जो टाइटल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और हमने सोचा कि ये छोटी सी किताब है और लोगों को इसके बारे में बताया जाए। तो किताब का नाम है ऑन बुलशिट। ये एक फ़िलासफ़र हैं, फ़िलासफ़ी के प्रोफेसर हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में और उनका नाम है हैरी फ्रैंकफर्ट। तो उन्होंने ये किताब लिखी है। उनकी और भी 5-6 बड़ी मशहूर किताबें हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने और कोई किताब उनकी नहीं पढ़ी हुई। लेकिन ये किताब पढ़ के जो है वो मुझे तजस्सुस ज़रूर हुआ है कि इनकी बाकी भी बुक्स को पढ़ा जाए। जब हम किताब सेलेक्ट करते हैं तो जनरली हमारा एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि हम वो किताब सेलेक्ट करें कि जिसके आथर ने और भी कुछ बुक्स लिखी हों, तो हम उस आथर को भी इंट्रोड्यूस करा सकें ताकि लोग उस आथर की और किताबें भी पढ़ें। तो लिहाजा इस किताब जो है ये लिखी तो 2005 में गई थी और छोटी सी किताब है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग द वे ही हैज़ एक्सप्लेन थिंग्स। तो उसके बारे में व्हाट आई विल से कि ये चूँकि फ़िलासफ़ी को जनरली हम देखते हैं ना तो हर डिसिप्लिन में उसकी इम्पोर्टेंस बहुत होती है। लेकिन ओवर द टाइम जो है वो फ़िलासफ़ी जो है वो निकलती जा रही है हमारे एवरीडे डिसिप्लिन्स की डिस्कशन से, अंडरस्टैंडिंग से। तो इस वजह से हमने सोचा कि थोड़ा-सा एक फ़िलोसॉफ़िकल सा टॉपिक और यूजुअली जो फ़िलोसॉफ़िकल क्वेश्चंस होते हैं उसको स्कॉलर्स कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे एनालाइज़ करते हैं, कैसे अपने आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करते हैं। तो नॉट ओनली उस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, हम द वे ऑफ़ राइटिंग के बारे में भी बात करेंगे कि एक जो फ़िलॉसफ़ी के जो स्कॉलर्स होते हैं वो कैसे बुक्स लिखते हैं। तो विद दैट जो है वो उमर रियाज साहब की तरफ जाते हैं। उमर साहब, आप बताएँ आपको इस किताब के बारे में अच्छा क्या लगा? मैंने तो जो बताया आपको अभी कंटेंट के बारे में बाद में आते हैं, लेकिन हाँ। मुझे जो बात अच्छी लगी उसका द वे ही हैज़ एनालाइज़्ड द टॉपिक और क्वेश्चन को जैसे एनालाइज़ किया है वो बड़ा अच्छा अंदाज़ है उसका। असल में मेरी परवाज़ मैंने और तरह सोची थी। ठीक आपने है, परवाज़ सोची बड़ी कर दी बड़ी संजीदा। ठीक है। तो मैंने ये सोचा था खैर इस काम से ये लॉन्गर एसे या शॉर्ट बुक से बहुत ज़्यादा बहुत ही मैंने 2 दफ़ा पढ़ा इसे, खैर मुख्तसर भी है। तो चूँकि मैं और अपने मैं स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि हमारा चैलेंज ये है कि अंग्रेज़ी हमारी मादरी या वैसे भी ज़ुबान नहीं तो मुश्किल से आती है। तो मुझे अक्सर किसी 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 टर्म को, किसी इस्तिलाह को मैंने बेहतर समझना हो तो मैं फिर उसका उर्दू तर्जुमा करता हूँ, फिर उर्दू में उसे समझता हूँ, फिर उसको अंग्रेज़ी में तर्जुमा करता हूँ, कभी अंग्रेज़ी उर्दू को अंग्रेज़ी में कर लेता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि बुलशिट का उर्दू तर्जुमा करूँ। तो हुँ, मेरे ज़हन में आया कि मैं इसको उर्दू में कहूँ बकवास। हाँ। ठीक है, तो मैंने जब इसको बकवास का रूप इसको दिया तो फिर मुझे बड़ी समझ आ गई। तो नॉनसेंस की क्या होगी? हाँ, नॉनसेंस के ये बारे में नॉनसेंस और बुलशिट को भी वो कहता है मिलते-जुलते थोड़े मिलते-जुलते हैं। कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, तो मैं नॉनसेंस की क्या उर्दू होगी? नॉनसेंस की उर्दू होगी बस जैसे फ़ुज़ूल या बेकार, अच्छा, ठीक है? लेकिन बुलशिट जो है ना वो एक और दर्जे की नॉनसेंस है ठीक है। और बकवास ही सिर्फ़ उसके साथ इंसाफ़ कर सकती है मेरे ख़्याल हाँ, ये बड़ी अच्छी टर्म आपने में या निकाली है। बक-बक। हाँ, तो मैंने बक-बक भी ठीक है। फ़ैज़ुल लुग़ात में आते हुए मैंने देखा कि बकवास क्या चीज़ है। तो हुँ, उन्होंने बकवास के आगे लिखा हुआ बक-बक करना, अच्छा, ठीक है। ठीक है? तो उनको उसका मतलब ये था कि इसको पढ़ के लोग समझ जाएँगे कि ये क्या है, यानी इसका मतलब बताने की ज़रूरत नहीं। तो इससे फिर मुझे ये समझ लगी कि हमारा ये इन्होंने ये किताब क्यों लिखी या ये मज़मून क्यों इन्होंने टच किया। फ़िलॉसफ़र का ये काम है कि वो नॉलेज नहीं देता, वो थ्योरी ऑफ नॉलेज देता है। यानी उसने आपको सच नहीं बताना होता, उसने आपको वो तरीका बताना होता है सच तक पहुँचने जिसके का। ज़रिए आप सच तक या हकीकत तक पहुँच जाएँ। दूसरा जो अहम काम है कि इंसान की फितरी जिबिल्लत ये है कि वो अपने आप के अलावा हर चीज़ को डिस्कस करता है। यानी हम वो सियासत को डिस्कस करेंगे, हम माहौल को डिस्कस करेंगे, क्रिकेट को डिस्कस करेंगे, फ़िल्म को लेकिन जो काम हम करते हैं ना उसको नहीं डिस्कस करते। तो अच्छा फ़िलॉसफ़र या अच्छा थिंकर जो है ना वो घूम फिर के आपको अपने ऊपर लेके आता है कि भाई कुछ अपने बारे में सोचो। तो इसको पढ़ के मैंने तो अपने बारे में बहुत सोचा है कि काफ़ी जो है वो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का फ़ायदा ये होता है कि आप पैसिव वॉइस में ना ज़िम्मेदारी किसी पे डाल देते हैं। तो रेगन ने जब ईरान कॉन्ट्रा मैं अंग्रेज़ी में पढ़ाता हूँ पैसिव वॉइस में, तो उसने कहा है कि
मिस्टेक्स वर मेड। तो हमारे कोई बड़ा आदमी हो ना, तो गरीब आदमी हो ना, तो वो गलती करता है, और जो बड़ा आदमी हो ना उससे गलती सरजद हो जाती है। हाँ सही बात है। तो मैंने अपने आप को कमज़ोर समझना मुश्किल होता है, तो मैंने ये समझा है कि मुझसे बहुत ज़्यादा बकवास सरजद हुई है। आम लोग तो बकवास करते हैं, लेकिन मुझसे सरजद होती है। तो आप भी देखिए, जो लोग देख रहे हैं, कि कब कब आप लोगों से बकवास जो है वो सरजद हुई है। तो अब हम आगे चलते हैं और हम ये बिल्कुल। डिस्कस करते हैं कि So, ये बड़ा बुलशिट। अच्छा आपने आई bullshit। थिंक इजाफा कर दिया है ये बकवास वाला और बक वाला। हाँ, बुलशिट तो और ये किसी हद बकवास। तक इसको अगर और हमारे ऑडियंस में से बाद में पूछेंगे, अगर कोई हाँ। और इसका बेहतर तर्जुमा कर सके लेकिन तो लेकिन वो हम भी जो उनसे बात पूछेंगे। करेंगे ये बकवास नहीं है। हाँ शायद हो। ठीक। उसने आखिर में ये कहा, हाँ कि उसने कहा कि जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आखिरी लाइन बड़ी हाँ, दिलचस्प है। बड़ी दिलचस्प थी, मैंने भी 2 दफा पढ़ी है। उसने कहा कि ये मैं पढ़ना चाहता हूँ आपकी इजाजत। Moreover, there is nothing in theory and certainly nothing in experience to support the extraordinary judgment that it is the truth about himself that is the easiest for a person to know. जो मैं आपको कह रहा था ना, कि ये बड़ा मुश्किल है अपने बारे में सच जानना। Fact about ourselves are not peculiarly solid and resistant to skeptical dissolution. Our natures are indeed elusively insubstantial, notoriously less stable and less inherent than the natures of other things. And insofar as this is the case, sincerely itself is bullshit. बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने कहा है कि अगर ये केस है तो जो कुछ मैंने कहा है हाँ ये भी शायद bullshit है। बिल्कुल ठीक है। सो इसको ना थोड़ा सा हम जिस तरह उसने अप्रोच किया है टॉपिक को, उसी ऐसे से ही। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि छोटा सा ऐसे है। जो सबसे पहले उसको जो प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, वो कहता था कि ये कोई थियरी ऑफ बुलशिट एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, तो जनरली जब हम रिसर्च करते हैं तो टीचर्स ने जो हमें सिखाया, और जो नौजवानों के लिए भी है, कि वो कहते हैं जब भी कोई क्वेश्चन आपके जहन में आए या एक्सप्लोर करना चाहें, तो तो उसको हमेशा ये देखें कि और लोगों ने उसके बारे में क्या कहा। हाँ, तो आई थिंक दिस इज़ द वे ही अप्रोच दिस टॉपिक। और उसने जो है वो स्टार्ट किया कि और लोगों ने इसके बारे में क्या लिखा, हाँ, या इससे मिलते जुलते वर्ड्स के बारे हाँ। में कुछ लिखा हुआ हो। तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग वे टू टीच पीपल, कि हाँ, आप जब लिखना स्टार्ट करें तो जस्ट ट्राई टू नो कि और लोगों ने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही। तो उसने एक ऐसे के बारे में बात की है, मैक्स ब्लैक का ऐसे है, हाँ, humbug। हमबग। हाँ। तो उसने कहा ये हमबग का जो वर्ड है, हाँ। ये मुझे कोई मिलता जुलता नज़र आ रहा है इससे बुलशिट के साथ, लेकिन थोड़े डिफरेंसेस उसने बताए। और आप इसके बारे में, उस ऐसे के बारे में आपकी क्या राय है, जो उसने हमबग से किस हद तक उसको रिलेट किया है बुलशिट के साथ? देखिए, वो फिलोसफी में कहते हैं कि a nature of a thing is in comparison to other things। तो अगर आपने दिन को एक्सप्लेन करना है तो रात से बिल्कुल करेंगे, कि दिन वो चीज़ है जो रात नहीं है, और रात वो चीज़ है जो दिन नहीं है। तो अगर आपको ये इनमें से कोई एक भी चीज़ पता है तो आपको दूसरी चीज़ पता चल जाएगी। अगर आपको दोनों चीज़ें नहीं पता तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि हमें ये देखना है कि कौन ये क्या चीज़ है जो नहीं है, और फिर उसके साथ क्या चीज़ है जो इससे मिलती जुलती है। तो मिलती जुलती चीज़ को फिर हमबग कहा, और हमबग की डेफिनेशन, क्योंकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन मौजूद नहीं थी, मौजूद नहीं। तो डिक्शनरी की डेफिनेशन में नहीं आ रहा था। तो फिर कंपैरिजन, दो चीज़ें हैं, एक कंपैरिजन और एक कंट्रास्ट। कंट्रास्ट वो है जो ये नहीं है, और कंपैरिजन वो है जो इससे मिलती जुलती चीज़ है। तो ये दो साइड्स होती हैं नेचर ऑफ थिंग्स को एक्सप्लेन करने की। और जब वो हमबर्ग में गए तो उन्होंने कहा कि हमबर्ग वो चीज़ है जो डिसेप्टिव मिसरिप्रेजेंटेशन तो हो लेकिन झूठ ना हो। बिल्कुल ठीक है। यानी झूठ तो झूठ है। यानी मैं अगर इधर आके कह दूं कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मुझे इसका मैंने इसमें ना जो एक फॉल्ट है ना, इसमें मिसालें नहीं है। अगर तो इसमें एक दो मिसालें दी हैं ये ना, वो ज़रा ज़्यादा स्कॉलरली हैं, हाँ, एवरीडे मिसालें नहीं हैं। विटकिंस्टाइन की हाँ। मिसाल, विटकिंस्टाइन को रिसेंटली हाँ। मैं बहुत पढ़ा हूँ। वो एक अलग तजर्बा है, बहुत तो नहीं, अपनी तरफ से पढ़ा हूँ, अपनी तरफ से बहुत पढ़ा हूँ, समझ थोड़ी थोड़ी आ रही। विटकिंस्टाइन वो फिलोसफर है कि जिसको किसी ने कहा कि मुझे आपकी समझ आ गई ना, तो उसने आगे से कहा ट्रैक्टस फिलोसफर, उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे समझ आ गई। उसने कहा नहीं, आपको जो समझ आई है ना वो कोई बुलशिट होगी, एक्चुअली आपको मेरी बात की समझ। तो विटकिंस्टाइन वाज वेरी एरोगेंट।
तो जो आम मिसाल मैंने दी वो सोची वो ये थी कि मैं इधर आके कहूँ कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ये झूठ होगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं आके ये कहूँ कि ये जो पंखा है, इनको बताऊँ अहमद साहब को या इनके जो मैनेजर अख्तर साहब हैं कि ये पंखा है, इसका जो कैपेसिटर है वो ऐसे चलता है, और ये जो पंखा है इसकी जो तारें हैं वो कॉपर हैं या एल्यूमिनियम है, तो ये बुलशिट है। लेकिन बुलशिट इसलिए कि आपको पता नहीं है उसका हाँ, कैसे चलता है। हाँ, आप जस्ट वैसे ही आए हैं और हाँ, आपने बताना शुरू कर दिया रिगार्डलेस के वो हाँ, अंदर कैसे चल रहा है। डिसेप्टिव मिसरिप्रेजेंटेशन किया लेकिन झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोला। और उसने जो कहा है ना, उसने कहा कि जो बुलशिट करता है ना वो अपनी तरफ से झूठ नहीं बोल रहा होता, अपनी तरफ से वो कन्विंस्ड होता है, लेकिन उसका जो मकसद ये होता है वो ये है कि टू फील बेटर और यू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ बेटर पर्सन। तो यही उसने हमबर्ग से इसको मिला के कहा। मेरे ख्याल में जो क्रक्स है ना इस सारी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो जब किसी चीज़ को डिफाइन करना व्हाट इट इज़ नॉट, ऐसे ही है। तो उसको जो मसला बनाना जब उसने देखना स्टार्ट किया कि बुलशिट का, तो जो उससे मिलते जुलते वर्ड थे उन सब के अंदर डिसेप्टिव मिसरिप्रेजेंटेशन आ रही थी। हाँ, लेकिन उसने कहा डिसेप्टिव मिसरिप्रेजेंटेशन जो है वो झूठ के बारे में भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है। ठीक है, तो लिहाजा उसके ऐसे का जो कोर है वो डिफरेंशिएट करना था लाइज और बुलशिट के डिफरेंस को, ऐसे कि झूठ क्या होता है और बुलशिट क्या होता है। ऐसे तो वो उसने जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि उसने एग्जांपल्स तो नहीं दी लेकिन बड़े अच्छे अंदाज में उसने डिफरेंशिएट किया है। जो एक बात मुझे उसकी पसंद आई है, द वे ही हैज सेड, उसने कहा कि जो झूठा होता है उसको ट्रुथ का पता होता है, सच्चाई क्या है। ओह, शानदार बात। ठीक है ना। हाँ। और उसको सच्चाई का पता होता है, वो सच्चाई को जो है वो या कंसील करता है या मिस रिप्रेजेंट करता है या हाइड करता है, लेकिन ही नोज द ट्रुथ। ऐसे ही। ठीक है। हाँ। अब वो ट्रुथ के साथ उसका रिलेशनशिप होता है। ऐसे। ठीक है, रिलेशनशिप ये है कि वो उस ट्रुथ से बियॉन्ड नहीं जा सकता। हाँ। ठीक, किसी हद तक उसका झूठ सच के मुकाबले में ही है। सच के मुकाबले में है, और वो फोकस्ड है एक चीज के ऊपर। लेकिन वो कहता है बुलशिट क्या है, वो कहता है बुलशिट ये है, जो बुलशिटर है उसको सच्चाई का पता ही नहीं है। हाँ, उसको पता नहीं। और वो या परवाह नहीं, वो पता करना भी नहीं चाहता। या परवाह नहीं। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब जब वो पता ही नहीं करना चाहता तो वो कहता है जो बुलशिटर होता है हाँ। उसके पास इनोवेशन के चांसेस बहुत होते हैं। हाँ, जो मर्जी कर। ठीक है, तो क्रिएटिविटी भी बड़ी होती है। अगर आप बकवास की मानो हाँ। में देखें तो देखेंगे बकवास कितनी तो वो इनोवेटिव कहता है होती है। जो झूठा है ना उसको कुछ कंस्ट्रेंट्स का सामना होता है। ऐसे ही। वेरी इंटरेस्टिंगली, बहुत आला। कि वो जो है ना वो कंस्ट्रेंट्स का सामना है, हाँ। लेकिन जो बुलशिटर है उसके आगे कोई कंस्ट्रेंट कोई नहीं, हद नहीं, कोई हद नहीं। उसकी परवाज जो परवाज- है टीवी हमारा देख हाँ। ले। तो वो कहता है कि ये जो बुलशिटर है हाँ। उसकी जो है ना वो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ये उसकी खूबसूरत बात। हाँ। वो कहते हैं दो लोगों को सच का पता होता है, हाँ। एक सच्चे को और एक झूठे को। एक झूठे को, बिल्कुल सही है। इन दोनों को सच का पता होता है। जो हाँ। सच बोल रहा है उसे तो पता है ये सच है, सच है। जो झूठा है उसे भी पता है कि ये सच क्या है। हाँ। ठीक है, लेकिन जो बकवास कर बुलशिटर रहा को है दोनों से कोई गर्ज नहीं उसको है। दोनों से कोई गर्ज नहीं। लेकिन दूसरी वो मजे वाली एक और हाँ। बात कहता है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा जो बुलशिट होती है, जो झूठ होता है ना वो स्पेसिफिक इशू पे होता है। हाँ। जो बुलशिट होता है ना वो एक प्रोग्राम होता है पूरा, हाँ। और वो कंटिन्यूसली Show चलता है। जाता है। शो है। हाँ। और उसके जैसे मैं अंदर इधर चलना शुरू हाँ। कर दूं, मैं कभी इस पे बात करूं, कभी उस पे बात करूं, कभी इनको कहूं कि लकड़ी ऐसी होती है, ये फलान, ये सारी चीजें बुलशिट है। तो ये जो है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो मुझे इस किताब के अंदर जो उसने द वे ही हैज डिफरेंशिएटेड। और तीसरा जो दो और हाँ। एलिमेंट, एक एलिमेंट है प्रिटेंशियसनेस। ठीक है। कि इसका मकसद क्या होता है? मकसद होता है टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, कि आप बात करी जा रहे हैं, आपको अच्छा लगना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि सिर्फ वर्ड्स नहीं है, उसके साथ साथ एक्शंस भी हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बुलशिट जो है वो सिर्फ वर्ड्स नहीं है। ये मैं ना आपकी इजाज़त से पढ़ता हूँ, उसने वही वाला जो मैं आपको कह रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहता है, ऑन द अदर हैंड ए पर्सन हु अंडरटेक्स टू बुलशिट हिज वे थ्रू हैज मच मोर फ्रीडम। हिज फोकस इज पैनोरामिक rather than particular. पैनोरामिक ऊपर से। हाँ, he does not limit himself to inserting a certain falsehood at a specific point, and thus he is not constrained by the truths surrounding that point or intersecting it. He is prepared so far as required to fake the context as well. This freedom from the constraints to which the liar must submit does not necessarily mean, of course, that his task is easier than task of the liar. कि वो कहता है कि आसान, ये ऐसी बात नहीं है कि उसको आसानी है। हाँ। मतलब उसको भी थोड़ा बहुत
वो प्रोग्राम डिवाइस करना पड़ता है। लेकिन ये है कि ये जो बुलशिट है फिर उसके अच्छा वो बुलशिट वो वरी क्यों कर रहा है इसके बारे में, दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग। हमारे यहाँ बुलशिट बहुत ज़्यादा हाँ, तो वो कहता है ये बुलशिट से वरी इसलिए करने की ज़रूरत है कि मुआशरे के अंदर जब ये बुलशिट बहुत फैल जाती है तो सच्चाई को जानने की ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं कि सच्चाई क्या है, उसके लिए कोई तगोदो की जाए। अच्छा, फिर लोग कहते हैं कि शायद सच्चाई को जानना ही बड़ा मुश्किल है, तो लिहाजा ये कोशिश ही ना की जाए। तो वो कहता है इसका जो नेगेटिव मुआशरे में वो बुलशिट का आता है वो ये भी एक बहुत बड़ा आस्पेक्ट आता है। तो और कोई इस पे आप बात बताएं, मैं ज़रा थोड़ा सा इसके ऐसे राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट पे भी आना चाह रहा था, फिर वो भी आते हैं। हाँ, हमारा इसकी जो बहुत ही रेलेवेंस है वो हमारी सोशल मीडिया और जो पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है उसके साथ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये इसी तरह है कि जिस तरह अगर 10 बंदे बुलशिटर हों, मैंने आज सुबह अपना जो है वो मॉर्निंग जर्नल जो है वो बुलशिट, नॉनसेंस और यूजलेस और इन सारी इस्तिलाहात पे लिखा है। ठीक है, तो उसके अलावा एक दो और भी, तो उसमें मैं यही अपनी तरफ से रिफ्लेक्ट कर रहा था कि जब इतना नॉइज़ हो जाए बुलशिट का तो आपको जो रियलिटी है वो मिलेगी भी नहीं। सो अब दूसरा मैंने अपने लिए इसमें भी लिखा हुआ है किसी जगह पे कि जब बुलशिटर्स का आपस में कंपटीशन होता है तो वो एक दूसरे से कैसे जीतते हैं। अच्छा, तो वो फिर अपनी बुलशिट की या बकवास का जो वो लेवल है वो बढ़ाते चले जाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाते हैं, उसका वॉल्यूम भी बढ़ाते हैं। तो फिर ज़्यादा बकवास करने वालों बकवास के कंपटीशन में ज़्यादा बकवास करने वाला जीत जाता है। हालांकि जो नॉलेज की और जस्टिस दोनों की जो स्पिरिट है वो ये है कि एक सच काफ़ी होता है 100 झूठों के लिए। ठीक है, यानी अगर आपकी एविडेंस जो होती है ना उसकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, उसकी क्वालिटी मैटर। यानी आप एक न्यूटन आया और उसने सारी साइंस को चेंज कर दिया, एक आइंस्टाइन आया उसने सारी साइंस को चेंज कर दिया, एक ही बंदा था, तो उसने सारे जो उससे पहले थे वो। इसी तरह अगर आपकी मतलब मैं जस्टिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास एक पावरफुल एविडेंस हो तो बाकी सारी दुनिया कुछ भी कह रही हो वो उस पर प्रिवेल करती। लेकिन जब बुलशिट आ जाए और बुलशिट का आपस में कंपटीशन हो तो फिर नॉइज़ का कंपटीशन बनता है, और ये बड़ी वरीसम बात है। दूसरा उसमें एक और ये मैं बताता हूँ जो उसने प्रॉब्लमेटिक क्या कहा है उसमें। वो कहता है द प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाई आवर एटीट्यूड टुवर्ड बुलशिट इज जनरली मोर बेनाइन देन आवर एटीट्यूड टुवर्ड लाइंग इज एन इम्पोर्टेंट वन। हाँ, ठीक है, तो वो कहता है कि जनरली जो झूठ होता है उसकी तरफ हमारी नफरत बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन बुलशिट की तरफ ना हम बेनाइन रहते हैं, हम कहते हैं अच्छा मेरा ख्याल है उसकी वजह बकवास कर रहा है तो करने उसकी वजह ये होती है कि झूठ बोलने वाले कम होते हैं, बकवास करने वाले ज्यादा शायद ये वाली तो वो दोनों तरफ ही पाए जाते हैं। सो इसी में मैं जो है ना किताब में कुछ आपसे भी कन्वर्सेशन हम करेंगे, लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जैसे ये उमर साहब अक्सर कहते होते हैं कि हर बुक जो है वो एक्चुअली एक लॉन्ग ऐसे होता है या कलेक्शन ऑफ ऐसेज होती है। तो लेकिन ये बुक जो है ये 70 पेजेस का एक ऐसे है, 70 भी इसमें है एक्चुअली। हाँ, तो कम है। तो उसने जो है वो 70 पेजेस में एक ऐसे लिखा है जो बड़ा पावरफुल ऐसे है, जिसने बड़े की मैसेजेस भी दिए हैं। सो हमने जब ये एटम कैंप स्टार्ट किया तो हमने एक कोर्स जो है वो स्टार्ट किया जो उमर रियाज साहब कराते हैं ऐसे राइटिंग के ऊपर। सो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये ऐसे राइटिंग आप सिर्फ कोई CSS के जो है वो एग्ज़ाम के लिए करवा रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, वी वांट टू बिल्ड दैट कैपेसिटी ऑफ पीपल और यूथ टू राइट गुड एसेज। और अच्छा ऐसे लिखना इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो नॉलेज क्रिएशन दुनिया में जो हुई है, जो नॉलेज ट्रांसमिशन हुई है वो एसेज के ज़रिए हुई है। तो ऐसे जो है वो उसके फंडामेंटल्स को समझना कि अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है, और वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो ना सिर्फ कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए, वहाँ तो है ही है, वो स्किल आपकी आएगी और आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। आप अगर जर्नलिस्ट हैं, आप अगर एकेडमिक हैं, आपका किसी ना किसी तरह भी लिखने से वाबस्ता आपका रोज़गार है या आपकी ज़िंदगी जो है, तो आप डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं, यू हैव टू राइट, यू हैव टू बिल्ड आर्ग्यूमेंट, यू हैव टू एनालाइज इशू। तो उसमें जब से हमने ऐसे राइटिंग का कोर्स स्टार्ट किया तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते भी रहे, अभी भी एक बैच चल रहा है। जस्ट लास्टली फिर हम ऑडियंस की तरफ आते हैं। जस्ट आपने ये जो ऐसे को देखा है एंड द वे यू टीच ऐसे राइटिंग में क्या सिमिलैरिटीज़ आपको नज़र आई हैं, या ऐसा कोई आपने देखा हो कि यू हैव नॉट बीन डूइंग समथिंग दैट ही हैज़ डिस्कस्ड? इसको देख के एनालाइज करना आसान काम है, इसको कॉपी करना बड़ा मुश्किल। ठीक है, लेकिन इसको अगर आप देखें तो इसमें जो ऐसे के अच्छा ऐसे जो है या अच्छी पीस ऑफ राइटिंग के 4-5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसका जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट होता है वो होता है ओरिजिनलिटी।
अब ओरिजिनलिटी की जो टेस्ट होता है वो ये होता है कि टॉपिक ऐसा हो कि जिसके बारे में कोई कुछ भी कह सकता हो, लेकिन आप जो कहें तो वो छा जाए। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में सिर्फ साइंसदान ही कुछ कह सकेगा, तो उसको साइंसदान ही देख सकेंगे। लेकिन बकवास के बारे में एक फिलोसफर लिखे तो ऊपर को कोई भी बंदा बात कर ले, आप नीचे किसी से पूछें आप बात, लेकिन जब उसने लिखा तो उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो बिल्कुल फिनोमिनल। दूसरी फिर क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि आपने उसको बरतना कैसे है, आपने कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करना। तीसरी फिर क्लैरिटी। जब आप अच्छा ऐसे देखते हैं तो उसमें क्लैरिटी होती है, और क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि आपने कॉम्प्लेक्सिटी को क्लियर करना है। क्लैरिटी जो होती है वो सिंप्लिसिटी नहीं होती। सिंप्लिसिटी बेसिक लेवल पे चाहिए होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए क्लैरिटी चाहिए। सिंप्लिसिटी इस चीज़ का नाम ये है कि अगर आपने ये बताना है कि जिना सुपर में कितनी दुकानें हैं तो आप एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाएं। क्लैरिटी ये है कि अगर आपने ये बताना है कि जिना सुपर में किताबों की दुकानें क्यों कम हैं और खाने की दुकानें क्यों ज़्यादा हैं, तो आप इसको एक ऐसे तरीके से बताएं जहाँ पे वो लोगों को समझ आ जाए। उसके बाद इसमें जो बहुत ज़्यादा है, इसमें एक फ़्लो है जिसे हम कंसिस्टेंसी भी कह सकते हैं, रिदम है, वो इसकी बड़ी खूबी है। और अगर मैं इसको आप भी पढ़ें तो आसानी से अवेलेबल है कि इसमें शायद ही कोई मुश्किल इतना लफ्ज़ हो जो आपको ना पता हो। तो एक ये भी है, इजी वर्ड, शॉर्ट सेंटेंसेस। और फिर आखिरी बात जो है, जो राइटिंग की एक पावर होती है वो ये होती है कि राइटिंग जो है वो कॉन्सेप्ट्स को देती चली जाती है बगैर बर्डन। तो ये बर्डन सम भी नहीं है, लेकिन जब आप ठहर के पढ़ें तो राइटिंग एक ऐसी चीज़ है कि उसको तेज़ी से पढ़ें तब भी अच्छा है, ना और हल्का पढ़े तो तब भी अच्छा। तो उस हिसाब से आप, और इसमें रेफरेंसेस सिर्फ 3 है, इसमें कोई रेफरेंस नहीं है। 3 रेफरेंस, एक ब्लैक का है, एक विटगेनस्टाइन का है, एक कोई और, तो कोई रेफरेंस नहीं है। लेकिन जो आइडियाज़ की पावर है कि आपने एक आइडिया से शुरू किया ना तो आप चलते चले गए। तो लेसन ये है कि जो आपने फॉर एग्जांपल लिखना हो तो उसके अंदर आप किसी भी आइडिया को लेके आप चलेंगे तो आप उसके अंदर एक पावर क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है, मैं अभी अपनी क्लास को ये दूंगा, मुझे इसका पता नहीं था पहले, तो मैं ये दूंगा उनको कि इस तरह कैसे इसको लिखा जाता है। हमारी जो ज़्यादा राइटिंग होती है ना वो कॉपी होती है कि इधर उधर से। तो हम क्या करते हैं, हम इधर से कुछ, हमें हमारे जहन में कोई चीज़ पहले ही होती है, वो चीज़ हम उसको पकड़ के ना तो हम लिख देते हैं, लेकिन हम राइटिंग प्रोसेस के अंदर से कोई ओरिजिनल चीज़ क्रिएट नहीं करते। बिल्कुल सही है। ये हमारा बड़ा चैलेंज है। इसलिए जो हमारी राइटिंग होती है वो डिस्क्रिप्टिव रह जाती है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन तो हमारे माइंड में रहते हैं ना। तो आपको मैं ये कहूँ कि सईद बुक बैंक कैसा है तो आप बताएंगे कि 4 फ्लोर हैं ये, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि यार सईद बुक बैंक की जो आप स्पिरिट को डिफाइन करें तो आप सोचेंगे क्या स्पिरिट है, फिर आपको सोचना पड़ेगा। फिर आप सोचेंगे कि इसकी स्पिरिट में एक चीज़ ये थी कि इसके अंदर जो है ना फॉर एग्जांपल बैठने की जगह कम है। दूसरी इसकी स्पिरिट ये थी कि इसके जो सेल्समैन हैं उनकी एक ख़ास तरह की लुक थी। तीसरी ये थी कि इसके अंदर कमर्शलाइजेशन ज़्यादा है। हाँ, एक स्पिरिट, वो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि वो मैंने फील क्या किया है, सही कह रहे हैं। और डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल पीस ऑफ राइटिंग। कंक्लूड करूँगा, आखिरी हाल है कि अगर बुलशिट को बुलशिट समझे तो कोई हर्ज नहीं। हाँ, दोनों पार्टियां या सारी पार्टियां ये समझें कि बुलशिट, और आखिर में कहें कि आज तो बड़ी बकवास की, मज़ा आया, कहता है आपने भी बड़ी बकवास की। लेकिन जब वो उसको सीरियस लेना शुरू करते हैं तो तब वो बुलशिट होती है। अब ये आयरनी है, इसमें मैं एंड करना चाहूँगा कि अगर हम ये कह दें कि ये बकवास थी और हमें पता है कि ये बकवास थी और हम खुश हुए, और मैं ये समझता हूँ जिस तरह ये जो कॉमेडियंस है ना उनको पता होता है कि उनकी जो बातें हैं वो ऐसे ही हैं, तो आखिर में कहते हैं ओ हो वाह वाह वाह। लेकिन अगर आप उसको सीरियस लेना शुरू कर दें तो फिर काम खराब। किसी दिन ना आप अपने ऐसे राइटिंग के कोर्स में ना लोगों से लिखवाएं कि राइट ऑन बुलशिट, कोई भी बुलशिट लिखें। हाँ, ये भी क्रिएटिविटी करा दें। मेरा ख्याल है कराते हैं ना, कराते। थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।